Hey, hi everyone. So, hopefully, I'm audible and visible properly. This is an introductory session about the new course which is starting from tomorrow, Maths Optional Complete course. एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्निकल एज वेल एज द नॉन टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द कोर्स लाइक how are we going to proceed with the course, how many classes will be there, till when you can expect the course to be completed, or what can you expect out of it, the sources I'm referring to, the duration of the course, etc etc. All these doubts will be resolved in this session. फिर भी अगर कोई रह जाता है तो you can ask me in the comment section. All right, now this particular session or this course is targeting 2025-2026 aspirants who have maths as their optional. अब कुछ सारे डाउट्स रहेंगे आपके दिमाग में, जैसे क्या ये सही टाइम है, इज इट द राइट टाइम? देखो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर ऑप्शनल बिकॉज टिल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर योर ऑप्शनल हैज़ टू बी completed once. एक बार कंप्लीट होना ज़रूरी है बिकॉज फेब्रुवरी के बाद योर प्रिपरेशन इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड ऑल टुगेदर, राइट? तो उस टाइम जब फेब में फॉर्म फिलअप किए जाएंगे ना, तो देर विल बी डाउट लाइक यू आर नॉट मेंस रेडी, तो यू शुड ड्रॉप दिस अटेम्प्ट. ऐसे आपको बाद में डाउट्स आने लग जाएंगे इफ़ योर ऑप्शनल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड. नाउ मैं पूरे मेंस की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज सी ऑप्शनल 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के होते हैं, तो ये बहुत एक बड़ा वेटेज होता है. पूरे जो आपके मेंस के मार्क्स होते हैं ना, उसमें 28 to 30% इट कॉन्ट्रीब्यूट्स. सो अगर आपका ये तैयार नहीं है ना, इवन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर जीएस पार्ट, तो कहीं ना कहीं यू आर बेसिकली लाइक उसमें आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है उसमें, अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है तो. एंड रही बात मैथ्स ऑप्शनल की, तो मैथ्स एक ऐसा ऑप्शनल है, ऑनेस्टली टेलिंग यू, इट हैज़ ह्यूज सिलेबस. अमंगस्ट ऑल ऑप्शनल्स आई थिंक सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी ऑप्शनल में रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी इसी ऑप्शनल में रहेंगे. बट वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट भी हो जाती है बिकॉज पेपर प्रिडिक्टेबल होता है, क्वेश्चन से सॉल्व करने होते हैं, प्लस देयर इज़ नो जीएस पार्ट, ऑल्सो स्कोरिंग होता है एंड ऑल दीज थिंग्स. ये सब सभी को पता है ना? सभी ने, आई थिंक अगर आप यहाँ पर हो, ये लेक्चर देख रहे हो, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट यू टेकिंग योर ऑप्शनल एज मैथमेटिक्स. अगर नहीं हो तो आई ब्रिंग ए सेपरेट वीडियो फॉर द सेम. आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो हाउ मेनी ऑफ यू नीड सच ए वीडियो कि आप अब कन्फ्यूज हो लें कि नहीं लें इस तरह से, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. फॉर द टाइम बिंग मैं इस कोर्स के बारे में आपको बता रही थी. हमारा जो सिलेबस है अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका फर्स्ट रिवीजन दिसंबर तक आराम से हो जाएगा. बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी, तो दोबारा रिवीजन करना ईजियर रहेगा. ऑल्सो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, इवन देन यू विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक्स विच आर डन इन द क्लास, है ना? लीनियर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आई आस्क यू टू रिवाइज द सब्जेक्ट फिर से 2-3 दिन में. आस्क गो थ्रू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हेन एवर यू गेट टाइम. तो ऐसा नहीं है कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप रिवाइज करना शुरू करोगे, पहले भी आप रिवाइज तो करोगे ना. बिकॉज एक सीरियस एस्पायरेंट इस तरह से पढ़ता है, वो चीज़ों को अपने आप को असेस करके चलता है कि उसने कितना पढ़ा है, कितना रिवाइज किया है, कितना उसका बचा है, किस सब्जेक्ट का कितनी बार रिविज़न हुआ है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट रिवीजन दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड रिवीजन आपका फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा. अब मैं ये पूरा सब्जेक्ट, हो सकता है नहीं आपका रिवाइज हो, पूरा ऑप्शनल, पूरा मैथ्स ऑप्शनल, पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज हो, बट 80% यू विल डू. 80%, बाकी जो 20% है, कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि मेंस प्रीलिम्स के बाद पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रेशली पढ़ो तो उसमें स्कोर आपका अच्छा जाएगा. दैट आई टेल यू इन द क्लास ओनली, है ना? तो 80% आपका तब तक रिवाइज हो जाएगा फरवरी तक. फिर आप एक सिंगल माइंडेड होकर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट योर ऑप्शनल कि यार वो तो रह गया.
अदरवाइज आई एम टेलिंग यू उस टाइम पर बहुत डिलेमा रहेगा, क्या यू मीन्स रेडी और नॉट, ऐसे रहेगा, मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल अगर तैयार है ना, बट इवन इफ यूर जीएस पेपर्स आर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं, तो दोज कैन बी हैंडल्ड आफ्टर प्रीलिम्स। तो ये ऐसा टाइम है जिसमें आपको ऑप्शनल ही पढ़ना है, तो यही टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने का। टिल व्हेन कैन आई गेट एक्सपेक्ट द सिलेबस कवरेज, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ रिजॉल्व कर दी है अक्टूबर नवंबर में। व्हाट इफ आई एम ए स्लो लर्नर, देखो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, डाउट सेशंस रहेंगे। सो इफ़ यू आर ए स्लो लर्नर, लाइक यू आर नॉट एबल टू कॉप विद द क्लास, सो आप दोबारा उस चीज़ को देख सकते हो, बिकॉज कई बार क्या होता है, व्हेन वी आर वॉचिंग द क्लास, तो उसमें वी आर डिस्ट्रैक्टेड, मतलब आवर माइंड इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड समवेयर एल्स, है ना, अटेंशन डाइवर्टेड रहता है। तो दोबारा आप देखोगे तो वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। Even if you are not getting it, you can ask doubts. Even the silliest of doubts I'll resolve in the class. है ना, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा कि आपको बिल्कुल ही कोई चीज़ ऐसे एकदम ही सिर से जा रही है, फिर तो देखो मेरे भी पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो वो चीज़ नहीं होगी। यू कैन आस्क डाउट्स इन द क्लास, लाइव क्लासेस रहेंगे, फिर आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे। नाउ कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। सभी को लग रहा होगा कि कोर्स कैसे रन करेगा, क्या क्या इसमें बेसिकली क्लासेस रहेंगी, किस तरह से होगा। देखो, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट ये कोर्स सेक्शन वाइज रहेगा। सेक्शन वाइज कैसे, जैसे अभी कल से लीनियर अलजेब्रा शुरू हो रहा है, टुमारो वी आर स्टार्टिंग द लीनियर अलजेब्रा वाला सेक्शन। जैसे ही लीनियर अलजेब्रा ख़त्म हो जाता है, which I'm supposed to be done by 5th of July with linear algebra, क्योंकि इतना ही टाइम काफ़ी है लीनियर के लिए। फिर 5th of July से पहले ही there will be separate course for calculus open for enrollment, तो उसमें आप एनरोल करोगे। फिर 5th of July से 6th of July से we can start the next section, ठीक है। तो उससे पहले इसमें क्या रहेगा कि अलग अलग सेक्शन के लिए देयर विल बी सेपरेट कोर्सेज। सो इन टोटल देयर आर 13 सेक्शंस, राइट। सो देयर विल बी 13 कोर्सेज एंड द प्राइस ऑफ द सेम विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली कि सेक्शन कितना टफर है, कितना उसमें हमें मतलब द रेलिवेंस ऑफ दैट टॉपिक और द बेसिकली द एक्सटेंट ऑफ सिलेबस ऑफ दैट टॉपिक। फॉर इंस्टांस वेक्टर एनालिसिस इज वेरी इजी, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली द प्राइस विल बी केप्ट, बट इट विल बी मिनिमम, बहुत मोस्ट अफोर्डेबल। आप मुझे बता देना कहीं और आपको सेम प्राइस पर या इससे कम या सेम प्राइस पर भी अगर कोई कोर्स मिल रहा हो, तो वो भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। ऑल टुगेदर 13 सेक्शंस हैं, हार्डली आपका 13 to 14,000 पड़ेगा इसमें पूरा ये कोर्स कंप्लीशन में। अब समझ आ गया सभी को, सेक्शन वाइज रहेगा। जिनको ये कन्फ्यूज़न हो रही है ना कि ये पूरा कोर्स होगा कि सेक्शन, हर सेक्शन का आगे से आगे कोर्स लॉन्च होता जाएगा। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ज्वाइन द सेक्शन यू वांट टू ज्वाइन, यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, वो वाला सेक्शन आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा पॉजिटिव इसका ये रहेगा कि आपको एक जगह पर आपको पता है कि इस कोर्स में देयर आर लीनियर अलजेब्रा क्लासेस ओनली, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस सेक्शन से इस चैप्टर से इस चैप्टर तक मेरे पास ये वाली क्लासेस है, तो आपको पता रहेगा अलग से कि ये ओडी है, ये लीनियर है, ये कैलकुलस है। एक ही में सब कुछ मिक्स नहीं रहेगा। गॉट माई पॉइंट। नंबर ऑफ सेशंस वैसे ही रहेंगे जैसे मैं पहले पढ़ाती थी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। क्लासेस लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी। सिलेबस कवरेज की अगर हम बात करें, देखो ये मैं इसके बारे में तो मैं जितना कम बोलूँ ना, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट ये वाली यही बस मुझे करना है। मतलब सिलेबस जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है ना, उन्हीं को उस एक्सटेंट तक पढ़ना जिस एक्सटेंट तक यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। गॉट माई पॉइंट। तो सिलेबस आपका कवरेज, सिलेबस का जो कवरेज रहेगा वो मोर देन 100% आपका रहेगा। आपका जो फाउंडेशन है ना, जैसे कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि उस टॉपिक के बारे में उसके बेसिक्स आपको नहीं पता है तो मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो दिस इज़ दैट वे इट इज़ नॉट डन ना, क्योंकि मुझे ये रहेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लस मुझे ये भी रहेगा कि आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं।
क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बेसिक्स कवर नहीं है। तो हर सब्जेक्ट जब भी शुरू होगा, हर टॉपिक वहाँ से शुरू होगा जहाँ से उसका बेस बनता है, राइट। जहाँ से हम लोग मतलब मैट्रिक्स अगर शुरू हो रहा है तो मैट्रिसेस सारी आपको पढ़ाई जाएंगी पहले कि ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, ये बेसिक्स है मैट्रिसेस के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बस उसी तरह से अप्रोच रहेगी। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है विद फाउंडेशन विद द एडवांस टॉपिक्स। जिस तरह से यूपीएससी आपका पूछता है तो ऐसे ही जाएगा ये, राइट। इंटरलिंकिंग रहेगी टॉपिक्स की। वी विल नॉट जंप कि ये टॉपिक हो गया डन 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 फिर ये दूसरा टॉपिक हो गया, इस तरह से नहीं। देयर विल बी इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। उससे क्या होगा कि आप रिलेट कर पाओगे सब्जेक्ट को। ओवरऑल आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि हाँ, यहाँ से वी कैन लीड टू दिस टॉपिक, वी कैन लीड टू दिस टॉपिक, ये इस तरह से रिलेटेड है और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल आई वांट टू से कि इसके बारे में कभी भी ये चीज़ का डाउट मत करना। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो डेफिनेटली वो सिलेबस पूरा ही पढ़ा रही हूँ, राइट। वो अगर आपको मेरी टीचिंग के साथ आप कंफर्टेबल हो वो अलग चीज़ है, नहीं हो वो आप देख सकते हो, बट सिलेबस के बारे में कोई वो नहीं रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। यही बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। देखो मैथ्स में एक चीज़ होती है कि आई नो सब जिसके पास भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, यू आर लाइक मतलब आप हार्ड वर्किंग तो ऑलरेडी हो गए, ऑल्सो यू आर रेडी टू पुट योर एफर्ट्स मोर देन 100%, है ना। बट अगर वो एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में नहीं है, इफ़ द एफर्ट्स आर नॉट इन राइट डायरेक्शन, तो वो चीज़ फिर आपको हेल्प नहीं करेगी इन द लॉन्ग रन। ना ही कोई एग्ज़ाम की कह लो या किसी भी चीज़ की कह लो, द प्रैक्टिस शुड बी इन द राइट डायरेक्शन एज पर द सब्जेक्ट, एज पर द एग्ज़ाम। क्योंकि हमारा मेन है एग्ज़ाम में स्कोर करना, हमारा मेन एम ये नहीं है कि हमें इस सब्जेक्ट को लर्न करना है, इसके डीप में जाना है, ये करना नहीं। हम टारगेट करेंगे किसी भी टॉपिक को उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक यूपीएससी पूछता है, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मोर देन इनफ रहेंगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तो कोई चीज़ मतलब मैथ्स में इट्स इम्पॉसिबल। मतलब आप टॉपिक को कितना ही अच्छे से समझा दो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे यू आर नॉट डन विद दैट टॉपिक, मतलब उसका 50% भी नॉट डन है ना। तो आप भी अब जैसे मान लो कोई टॉपिक आपको ऐसे लगता है कि उसके क्वेश्चंस कम हुए, है ना, क्वेश्चंस कम हुए किसी भी टॉपिक के, तो आप भी तो अवेयर हो ना, यू आर ऑल्सो ए सीरियस एस्पायरेंट। तो सीरियस एस्पायरेंट क्या सिर्फ जो चीज़ बोली गई है उसी को सुनेगा, उसी पर ट्रस्ट करेगा? वो इंट्रोस्पेक्शन भी करेगा ना। टीचर जो पढ़ा रहा है वो एग्ज़ाम के लिए कितना रेलिवेंट है, या कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। कोई क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूंगी PYQ में से, यू विल पॉइंट इट आउट ना कि ये क्वेश्चन आपने क्यों छोड़ा है ना। तो ये चीज़ें अगर ऑल आई वांट टू से कि आप भी वहाँ पर हो, तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या किसी टॉपिक से अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगता है कि कम हुए, यू कैन आस्क फॉर मोर क्वेश्चंस कि और प्रैक्टिस करवाओ, ये चीज़ रहेगी, है ना। तो बाकी मैं अपनी तरफ से इनफ क्वेश्चंस करवाऊंगी पर टॉपिक। 15 to 20 क्वेश्चंस डेफिनेटली रहेंगे, फिर कुछ टू डू क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करवाऊंगी, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है ना। तो वो सारी चीज़ें क्लास में बता दी जाएंगी, टॉपिक बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद योर जॉब इज़ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको क्लास में दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप उसके डाउट्स पूछ सकते हो अगर आपको कोई उसमें डाउट आता है तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लास में अच्छे से वो टॉपिक हो गया, फिर आप घर जाके रिवाइज कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस करोगे, फिर आप डाउट्स पूछोगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा। आंसर राइटिंग टिप्स, देखो क्लास होती है तो उसमें मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो मैं क्वेश्चन ऐसे तो करवाऊंगी नहीं कि मतलब बता दिया हाँ ये क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से सॉल्व करना, नो। आई टेल यू कि यूपीएससी में हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स, है ना। तो उसमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे विथ दैट ओनली आंसर राइटिंग टिप्स अपने आपको मिलते जाएंगे, प्रेजेंटेशन टिप्स। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, दैट कैन बी डेल्ट लेटर, वो बाद की बात है। फर्स्ट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, राइट। देन टेस्ट सीरीज, उसके बाद आंसर राइटिंग अपना फोकस रहेगा।
आंसर राइटिंग प्लस टाइम मैनेजमेंट, बट प्रेजेंटेशन यू विल लर्न ड्यूरिंग द क्लास ओनली। थ्योरी पार्ट वाले जो थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं वो कैसे डील करने हैं, और जो प्रैक्टिकल जिसमें सिर्फ सॉल्विंग होती है वो कैसे डील करने, तो वो सब क्लास में साथ साथ चलता जाएगा। नंबर ऑफ क्लासेस पर डे, देखो 2 क्लासेस रहेंगी ऑफ 2 hours ईच, 2 hours ईच देर विल बी 2 क्लासेस। ये मैंने प्लान किया है एंड दिस इज आई थिंक यू ऑल शुड टेक टाइम आउट, राइट। अपने डेली रूटीन से यू शुड टेक 4 hours एवरी डे फॉर ऑप्शनल। इसका मैं क्यों ये ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज सी टिल अक्टूबर नवंबर यू कैन डेफिनेटली गिव दीज मैनी आवर्स टू द ऑप्शनल प्रिपरेशन, और ये चीज़ आपको कहीं भी हैम्पर नहीं करेगी, ये आपको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है मैम। हाउ टू वॉच इन लैपटॉप, ये मैं आपको ना अलग से एक उसमें या तो शॉर्ट्स कह लो या फिर मैं टेलीग्राम पर बताऊंगी। यू कैन वॉच लेक्चर इन लैपटॉप एज वेल। आई अलाउ, एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं कोर्स कोई पढ़ाऊंगी तो वो आप सिर्फ फ़ोन में कैसे वो चीज़ देख पाओगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे, मतलब उसमें भी आप देख सकते हो, लैपटॉप में, पीसी में, डेस्कटॉप में। सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ अभी, और कल जब हम क्लास लेंगे तो मैं I'll ensure कि जो क्लास है इट इज़ रनिंग ऑन ऑल योर डिवाइसेस, ऑल ऑफ योर डिवाइसेस, राइट। तो ये I'll मेक श्योर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको ओपन कर पा रही हूँ जो अपने पहले वाले सेशन से ऑन माई लैपटॉप, तो I'll टेल यू हाउ टू ओपन दैट, ठीक है। आंसर राइटिंग टिप्स हो गया अपना, ओके। लैंग्वेज ऑफ द कोर्स, सी लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि कोई इशू ऐसे होना चाहिए। जो मेजर लैंग्वेज रहेगी वो मेनली इट विल बी ए मिक्स ऑफ बोथ, हिंदी प्लस इंग्लिश। आप रिपीट करने के को बोल सकते हो, यू कैन आस्क मी टू रिपीट द सेंटेंसेस और रिपीट द टॉपिक, और बेसिकली जो कंटेंट है दैट विल बी इन इंग्लिश ऑनली, क्योंकि मैं हिंदी में कंटेंट नहीं प्रोवाइड करती हूँ। हिंदी में आई थिंक अवेलेबल भी कम है। और रही बात जो लोगों के पास जीएस, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, दे कैन ऑल्सो राइट देयर ऑप्शनल इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उतना कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज नहीं होती है, मतलब बेसिक लैंग्वेज यू हैव टू नो मैथ्स ऑप्शनल में, है ना, उतना तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी पढ़ते होगी ना। सो इंग्लिश रहेगी, ऑल्सो हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस विल बी यूज्ड, बट इट विल नॉट क्रिएट एन इशू अगर आप कोई से भी लैंग्वेज से अपीयर हो रहे हैं। हाँ, कंटेंट लेकिन इंग्लिश में रहेगा, ये मत बोलना कंटेंट हिंदी में नहीं है। ओके, सो हो गया ये सारी चीज़ें। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ द कोर्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग बेसिक्स, और यहाँ पर जो एवरीथिंग ना, दिस आई मीन ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि हाँ मैम ने छोड़ दी ये चीज़, ये नहीं पढ़ाई, तो डेफिनेटली यू कैन कम टू मी, बोल सकते हो आप मुझे। अब कुछ चीज़ें लेकिन ऐसी हो सकती हैं कि जो मैं ये बोल दूँ कि क्योंकि अपने पास ऑप्शंस होते हैं तो यू कैन अवॉइड इट, और वो भी एक आध सब्जेक्ट में ही रहेगा, हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं रहेगा कि मैं हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ छुड़वा रही हूँ। आई एम टेलिंग यू कि इसमें मैं मतलब देयर आर 13 सब्जेक्ट्स ना, 13 में से 11 सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे 110%, वहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आया यू विल बी एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन, ऐसा रहेगा, राइट। दो वो जो फिजिक्स वाले टॉपिक्स है ना, उसमें ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको ये बोल दूँ कि ये रहने दो क्योंकि अपन को एक ही क्वेश्चन चूज़ करना है। उसमें भी 1-2 टॉपिक्स का ऐसे रहेगा कि मैं बोल दूँगी आपको कि नहीं उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है तो आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट करोगे, कोई फ़ायदा नहीं। मॉडर्न अलजेब्रा में मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि आप छोड़ कर जाओ, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा इज़ लाइक कि उसमें स्कोर करना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मतलब समझना होता है, मतलब थ्योरम आती है उसमें, और अगर आपकी थ्योरम्स की हुई हैं तो उसमें गलती कम होगी, तो वो चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। डू यू नीड टू रेफर टू एनी बुक्स? नो, देखो बिल्कुल भी नहीं। सी मैं ऑलरेडी मल्टीपल सोर्सेज रेफ़र करूँगी, जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो तो हैं ही। क्वेश्चंस के लिए आई रेफ़र टू मल्टीपल सोर्सेज,
कोई ऑनलाइन जैसे कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पेपर्स होते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पिक कर लेती है ना, तो क्वेश्चंस के लिए आई यूज़ मल्टीपल सोर्सेज। एक्सप्लेनेशन आप मुझसे ही पढ़ोगे, वो कहीं और देखोगे नहीं। क्वेश्चंस मैं आपको इनफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको क्यों ज़रूरत है, क्यों आप परचेज करोगे कोई बुक। हाँ, एक दो बुक है, जैसे ओडी के लिए है MD राय सिंघानिया, या फिर वेक्टर के लिए एक छोटी सी बुक आती है, तो वो मैं हो सकता है आपको बोल दूँ कि आप प्लीज़ परचेज कर लो, या फिर मैं PDF प्रोवाइड कर दूँ क्वेश्चंस के लिए, नॉट फॉर द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट आप कहीं से नहीं पढ़ोगे, है ना। नाउ कम्स विल आई गेट द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स? नहीं। सी, अपन को ना कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, तो उसको इस ऐसे करके ये सोच कर कभी नहीं करना चाहिए दैट वी आर कंपेल्ड टू डू इट, राइट। क्योंकि वो फिर उसको करने का वो डेफिनेटली इनकन्क्लूसिव होती है, उसमें रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा ही नहीं। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ में आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो ना, इट शुड बी लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी डेवलप करना पड़ता है, बिकॉज जब हम इंटरेस्टेड होते हैं ना, देन वी आर प्रोडक्टिव। नहीं तो क्या होगा, हम पढ़ते रहेंगे, अपने दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, एंड वो चीज़ बहुत डिजास्टरस होती है, बिकॉज वी आर नॉट पर्टिकुलरली लाइक हम उसको उतना इंटरेस्ट से पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट 100% इनटू दैट, एंड वी आर ऑल्सो नॉट 0% इनटू दैट। तो हम 50% में रह के वो मीडियोकर चीज़ हो जाती है, एवरेज सा इंटरेस्ट बन जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओगे ना, मैं पढ़ाऊंगी, आप लिखोगे, साथ के साथ आपको चीज़ें दिमाग में भी जाएंगी। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो दिमाग में जाती है, और मैथ्स बिना लिखे तो कुछ भी नहीं है ना, यू नो वेरी वेल। तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मैं आपको नोट्स दे दूँ, आप कर लो, बता दूँ, आप अंडरलाइन कर लो, ये चीज़ नहीं चलेगी। सो आई टीच यू इन द क्लास, जैसे नॉर्मली हम स्कूल में लर्न करते हैं, कॉलेजेस में लर्न करते हैं। आई टीच यू इन द क्लास, यू विल टेक नोट्स आउट ऑफ दैट। आप ऐसे कर सकते हो कि 2 नोटबुक रख लो, जिसमें एक में आप थ्योरी पार्ट लिखो, एक में आप क्वेश्चंस लिखो, या फिर एक ही नोटबुक लिखो। यू कैन यूज़ मल्टीपल पेन्स जस्ट टू मेक द प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, काफ़ी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट विल देयर बी क्वेश्चंस। ये बार बार सेम क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ क्योंकि सबको यही प्रॉब्लम रहेगा। हो सकता है टीचिंग, हाँ आपको मेरी टीचिंग पता हो, बट क्वेश्चंस का रहे कि आप क्वेश्चंस इनफ दोगे ना। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट लगे कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए, यू कैन आस्क फॉर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बट कई बार ऐसे किसी सब्जेक्ट में मैं ये बोल सकती हूँ कि यार ये वाले क्वेश्चंस ना कहीं और नहीं मिलेंगे, यू हैव टू रिपीट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज़ आते हैं। जैसे थियरम्स हैं तो वो एज इट इज़ आ जाती है एग्ज़ाम में, तो उसकी तो वेरिएशंस नहीं मिलेंगी ना कि मैं उस टाइप के और क्वेश्चंस दूँ आपको, ऐसे नहीं होगा ना। बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके बहुत वो रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो वो आप प्रैक्टिस कर लोगे और वो इनफ रहेंगे बस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सभी को ये लगेगा कि ये चीज़ मैं देखो इस चीज़ को कभी भी वो आई एम नॉट बेसिकली एट्रीब्यूटिंग की बाय स्टेटमेंट कि मैं ये चीज़ें विदाउट कोचिंग नहीं हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन डू ऑन योर ओन एज वेल। सेल्फ स्टडी से लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो, है ना। दिक्कत बस वही है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, managing the syllabus, strategizing your preparation, also practicing questions, understanding the topic। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का वो रहता है, पहले पढ़ना, पहले सोर्सेज कलेक्ट करना, PYQs एनालाइज करना, सिलेबस एनालाइज करना, फिर उसके बाद उस चीज़ को, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना टू द एक्सटेंट जिस एक्सटेंट तक वो ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम उसको बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, कई बार हम उसको कम भी पढ़ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। देन यू हैव टू डू योर क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज देर इज़ नॉट वन सोर्स, सिंगल सोर्स कि यहाँ पर मैथ्स ऑप्शनल के क्वेश्चंस आप उठा लो और पढ़ लो, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एरियाज।
कहाँ पर आप मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो, क्या चीज़ लैक करती है, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो सेल्फ स्टडी में ये हो जाता है कि ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, खुद से मतलब लिटरली खुद से, एवरीथिंग ऑन योर ओन, है ना, लर्न करना पड़ेगा। उसके लिए एक तो टाइम चाहिए, दूसरी डेडिकेशन चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप किसी मेंटोर से लर्न करते हो, गाइडेंस लेते हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द टीचिंग ऑफ दैट मेंटोर, तो उसमें एक हेल्प ये हो सकती है कि आपको इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं लेनी होती। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बस, वो भी तब जब यू आर डन विद द टॉपिक और वो आपको समझा दिया गया है, आपको कोई सोर्स नहीं पढ़ना। इट्स लाइक कि आई गाइड यू बेसिकली, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना कि हम खुद से नहीं कर सकते, ये इट्स ऑल अबाउट गाइडिंग यू, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद क्वेश्चंस आप खुद से ही करोगे, वो एक लॉजिकल माइंडसेट, वो एक कैलकुलेटिव माइंडसेट आपका ही काम आएगा वहाँ पर। बट मैं आपको आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ और सिंप्लीफाई कर दूँगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। दिक्कत इतनी है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना। सो दिस इज इट। अब बात आती है टाइमिंग्स। देखो टाइमिंग जो क्लासेस का रहेगा ना, मैंने सोचा है एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, बाकी कल जो सेशन कंडक्ट होगा उसमें आई आस्क ऑल द स्टूडेंट्स, सब जिसमें कंफर्टेबल होंगे वो टाइमिंग रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो टाइमिंग अभी डिसाइडेड नहीं है, बट टाइमिंग अकॉर्ड इस तरह से रहेगी कि एक क्लास कम से कम आप लाइव देख पाओ। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जनरली इन आवर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे अभी आई एम टीचिंग यू, है ना। तो ये भी टाइम सही है मुझे, मेरे लिए तो। बट क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है? मतलब मैं नून में भी पढ़ा सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है क्लास के टाइम पर हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, है ना। टाइमिंग जो मैं आपको टेंटेटिवली बता सकती हूँ कि मॉर्निंग में 11 to 1 और इवनिंग में द टाइमिंग आई एम कंसिडरिंग एज 8 to 10। ये 2 टाइमिंग्स हैं, क्योंकि 2 क्लासेस रहेंगी तो मुझे ये 2 टाइमिंग्स सही लगती है, क्योंकि सुबह के टाइम भी दिमाग फ्रेश रहता है और ऑल्सो शाम इवनिंग में 8 to 10 भी, मतलब वाइल गोइंग टू बेड या फिर जब आप थोड़ा रिलैक्स होते हो उस टाइम पर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो थोड़ा सा मतलब ब्रेन को एक्टिवेट रखे, तो वो मतलब इंटरेस्टिंग लगे। जीएस में हो सकता है थोड़ा स्लीपीनेस हो और लेजीनेस हो, तो इसमें वो चीज़ नहीं रहेगी, आप अटेंटिव रहोगे, है ना, तो वो प्रोडक्टिवली ही काउंट होगा। तो ये टाइमिंग्स मैंने सोचा है, बाकी कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे ड्यूरिंग द क्लास। बाकी जो लैपटॉप में ओपन होने वाली बात है वो रहेगी, ये इसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी रिलीज़ करूँगी कि किस तरह से आप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज में ड्रॉप कर दूँगी उसके रिगार्डिंग। दूसरा, सेक्शन वाइज आपको समझ आ ही गया होगा कि कोर्स पूरा ही रहेगा, इट इज़ जस्ट दैट कि सेक्शन वाइज रन करेगा। एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, सेकेंड सेक्शन विल बी ओपन फॉर एनरोलमेंट एंड देन सेकेंड सेक्शन विल बी कंप्लीटेड। अब इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है। देखो टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस क्वेश्चंस नहीं होता है, क्वेश्चंस तो क्लास में ही करवाए जाने चाहिए, अलोंग विद द सिलेबस ओनली क्वेश्चंस होने चाहिए। टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस होता है कि अपन को मतलब मेंस ओरिएंटेड एक आंसर लिखना है, उसमें फॉर्मेट हम मॉनिटर करेंगे, उसमें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज हैज़ होल डिफरेंट मीनिंग, तो इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे वो तब की जाएगी, क्योंकि मैथ्स सॉफ्टवेयर आपको सोचो, आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है, आपको कोई टॉपिक नहीं पता है, क्या आप टेस्ट दे सकते हो मैथ्स ऑप्शनल में? प्लीज़ यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट, मतलब उसमें आपने पढ़ा नहीं है तो वो चीज़ टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है? तो टेस्ट सीरीज़ रहेगी जब बाद में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, या फिर जैसे अभी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है मैंने, तो उसमें आप लीनियर अलजेब्रा डन हो गया तो वहाँ पर लीनियर के टेस्ट दे दो, इस तरह से रहेगा। तो मतलब इस कोर्स में टेस्ट नहीं है, टेस्ट सीरीज़ नहीं है, इस कोर्स में आपका सिलेबस प्लस क्वेश्चंस हैं। डन। बाकी जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये सारा जो कोर्स का डिटेल है ना, ये आपका टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और वहाँ मैं भी अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन रीच आउट टू मी देयर, पूछ सकते हो आप मुझसे। और ये शॉर्ट नोटिस पर था थोड़ा सा, बट
आई थॉट कि सब लोगों को पता नहीं है, तो इस वजह से आई थॉट दैट आई शुड मेक इन इंट्रोडक्टरी सेशन और वहाँ यहाँ पर वो डाल दिया जाए। बाकी जो यूट्यूब के फ्री लर्नर्स हैं ना, जो लोग मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द कोर्स समवट ऐसे, तो उनके लिए ये है कि I'll come up with the courses, मतलब सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे उतना, है ना। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लाइक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का कभी एक लेक्चर मैंने डाल दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, तो उतना मैं कर सकती हूँ। क्योंकि देखो मैथ्स ऑप्शनल है, बहुत एफर्ट लगता है मतलब पढ़ाने में, उसके बाद क्वेश्चंस कलेक्ट करने में, समझाने में, चीज़ें आइडेंटिफाई करने में, और इट्स होल लॉट्स ऑफ एफर्ट्स और एनर्जी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा जिन लोगों को ये चाहिए ना कि एक टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीट करना है और चीज़ों को अच्छे से लर्न करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली लर्न करना है, कंसिस्टेंटली लर्न करना है, ऑल्सो इंटर रिलेशन होना चाहिए टॉपिक्स का, तो उन लोगों के लिए कोर्स ये बेस्ट है। उन लोगों के लिए मेनली ये कोर्स है। बाकी जो और लोग हैं जो स्कैटर्ड भी पढ़ सकते हैं, तो वो यूट्यूब के लेक्चर्स पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन बाय एवरीवन, टेक केयर। आई थिंक आई हैव रिजॉल्व एवरीथिंग जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। देखो टाइम का एक तो रहता है, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, वैलिडिटी रहेगी तो उस वैलिडिटी तक रिकॉर्डिंग्स रहेंगी आपके पास। बाकी सेक्शन वाइज हो गया, 2 क्लासेस हो गई, दो ये सब चीज़ें ना, कितनी क्लासेस रहेंगी ये सब हम जब क्लास रन करेगा उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। स्लो पेस रखना है, फास्ट पेस रखना है, तो वैसे तो वो टॉपिक बेस्ड होता है, तो आई डिसाइड, बट कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो वो बीच में चेंज करी जा सकती है। ठीक है, ऑल राइट देन बाय एवरीवन, टेक केयर, आई विल सी यू इन द क्लास।